आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास से संबंधित मेवाड़ के इतिहास को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो दोस्तों, हम कामना करते हैं। और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है मेवाड़ मित्रों। तो मेवाड़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों आज, मेवाड़ के बारे में। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। गुहिल ने सन 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है, गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना कब की दोस्तों? तो गुहिल ने दोस्तों 566 ईस्वी पूर्व दोस्तों मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की दोस्तों। मेवाड़ सूर्यवंशी हिंदू शासकों का शासन था दोस्तों। मेवाड़ पर सूर्यवंशी हिंदू शासकों का शासन था दोस्तों। विश्व का सबसे दीर्घकालीन वंश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मेवाड़ को ही विश्व का दीर्घकालीन वंश कहा जाता है। मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हिंदुआ सूरज मेवाड़ के शासकों को ही कहा जाता है मित्रों। मेवाड़ के राज तिलक में एक पंक्ति लिखी हुई है, वह क्या है मित्रों? तो वह है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। आई रिपीट मित्रों, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक पंक्ति लिखी हुई है, यह क्या है? तो यह है दोस्तों, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। मित्रों अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के बारे में जानते हैं मित्रों। बप्पा रावल कौन थे? उनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? किनके आशीर्वाद से उन्होंने चित्तौड़ पर मौर्य पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को अपनी अधीन ले लिया दोस्तों? तो हम पढ़ते हैं दोस्तों। बप्पा रावल का वास्तविक नाम मित्रों कालभुज था। ये हारित ऋषि की गाय चराते थे, ऐसी मान्यता थी मित्रों। हारित ऋषि मित्रों हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में राजा मान मौर्य से चित्तौड़ को इन्होंने छीन लिया आक्रमण करके। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि बप्पा रावल ने राजा मान मौर्य पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों 734 ईस्वी में बप्पा रावल यानी कि कालभोज ने राजा मान मौर्य पर आक्रमण करके चित्तौड़ को छीन लिया और नागदा जो कि उदयपुर में है इसको अपनी राजधानी बना लिया मित्रों। नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया किसने? बप्पा रावल जी ने दोस्तों, कैलाशपुरी में। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंगनाथ शिव जी के धीमान मानते हैं दोस्तों। यानी जो मेवाड़ के शासक हैं दोस्तों, वे अपने नाम के आगे राजा नहीं लगाते दोस्तों, महाराणा लगाते हैं मित्रों। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा नहीं मानते, वे अपने आप को एकलिंग जी यानी शिव जी का दास मानते हैं मित्रों। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में जो मुद्रा प्रणाली शुरू की थी दोस्तों, सोने की मुद्राएं जारी की थी दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है, मेवाड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की दोस्तों? तो अब क्वेश्चन इसका आंसर होगा बप्पा रावल मित्रों। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है दोस्तों। मेवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, उससे बप्पा रावल को ही माना जाता है मित्रों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अल्लट अल्लट का वास्तविक नाम आलू रावल है दोस्तों। अल्लट का वास्तविक नाम आलू रावल भी है मित्रों। इसने आहड़ को दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। आहड़ में वराह मंदिर बनवाया मित्रों। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, वराह मंदिर कहाँ पर है? तो वह वराह मंदिर है दोस्तों आहड़ में। आहड़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? तो आहड़ को राजधानी बनाया था अल्लट या आलू रावल ने। आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो आहड़ को आलू रावल या अल्लट ने अपनी राजधानी बनाया। अल्लड़ ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। अल्लट को मेवाड़ राज्य में नौकरशाही की प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। यानी मेवाड़ राज्य में नौकरशाही की स्थापना किसने की मित्रों? तो अल्लट यानी कि आलू रावल ने की। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, जैत्र सिंह मित्रों। जैत्र सिंह को पढ़ते हैं मित्रों।
जयद्रथ सिंह ने 1213 से 1250 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया मित्रों। भूताला का युद्ध सुल्तान इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य हुआ, जिसमें जयद्रथ सिंह विजयी रहा मित्रों। भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ मित्रों? तो भूताला का युद्ध सुल्तान इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के बीच हुआ। इसको कुछ जानकार तो दोस्तों इसका सन बताते हैं 1227 ईस्वी पूर्व, और कुछ जानकार इसका जो सन बताते हैं वो दोस्तों 1221 से और 1230 के मध्य में बताते हैं मित्रों। इल्तुतमिश ने नागदा को तबाह कर दिया था, इसलिए जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया दोस्तों। यानी इल्तुतमिश ने नागदा में जब हार हो गई थी दोस्तों इल्तुतमिश की भूताला के युद्ध में, जो कि 1227 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों, लौटते समय जो नागदा उदयपुर में दोस्तों ये जयद्रथ सिंह की पहले राजधानी थी दोस्तों, इसमें भारी मात्रा में तोड़फोड़ की दोस्तों, और लोगों की धन संपदा लूटी एवं दोस्तों स्त्रियों की इज्जत वगैरह लूटी, यानी बहुत भारी क्षति पहुंचाई थी दोस्तों नागदा को इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जयद्रथ सिंह ने जो अपनी नई राजधानी बनाई थी दोस्तों, वह कौन सी थी दोस्तों? तो यह नई राजधानी थी दोस्तों चित्तौड़गढ़। जयद्रथ सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। किसके समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है मित्रों? तो जयद्रथ सिंह का जो समय है इसको मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है मित्रों। भूताला की युद्ध की जो जानकारी है दोस्तों वह हमें मिलती है जयसिंह सूरी की जो पुस्तक है हम्मीर मदमर्दन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा है दोस्तों। जो हम्मीर मदमर्दन है दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वे कौन है मित्रों? तो जयसिंह सूरी। तो भूतेला के युद्ध की जो जानकारी मिलती है मित्रों ये हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो आपका सही जवाब होगा हम्मीर मदमर्दन पुस्तक से, और या हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ से। ये किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, और आपसे इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है कि जो हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ है जिससे हमें भूतेला के युद्ध की जानकारी मिलती है, जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के युद्ध का वर्णन मिलता है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे मित्रों? तो आपका सही जवाब होगा मित्रों जयसिंह सूरी। मित्रों पॉइंट 4 रतन सिंह। रतन सिंह ने मित्रों 1202 और 1203 ईस्वी में दोस्तों ये यहाँ के शासक रहे दोस्तों। कहाँ के दोस्तों? तो ये चित्तौड़ के शासक रहे थे 1203 ईस्वी तक। मुझे इस 1202 में दोस्तों थोड़ा सा एरर लगता है, हम आपको बाद में बताएंगे इसमें क्या मिस्टेक है दोस्तों, चेक करके। रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया दोस्तों। रतन सिंह और कुंभकर्ण दोस्तों ये दोनों भाई थे दोस्तों। रतन सिंह का छोटा भाई तो कुंभकर्ण नेपाल चला गया। ये दोनों दोस्तों समर सिंह के पुत्र थे दोस्तों, रतन सिंह और कुंभकर्ण मित्रों। तो रतन सिंह तो मेवाड़ में रह गया और दोस्तों कुंभकर्ण नेपाल चला गया। नेपाल में इसने राणशाही वंश की स्थापना की दोस्तों। कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर के किस वंश की स्थापना की दोस्तों? तो राणशाही वंश की स्थापना की मित्रों। रतन सिंह की रानी का नाम पद्मनी था। ये सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी मित्रों। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो पद्मनी थी रानी पद्मनी मिनी दोस्तों, वे किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो ये राजा गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी मित्रों। राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी की सुंदरता के बारे में बताया, तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के प्रमुख कारण निम्न थे दोस्तों: अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न, और चित्तौड़ का सामरिक व्यापारिक महत्व दोस्तों। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पद्मनी का जो तोता था दोस्तों उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका तोता था दोस्तों हीरामन तोता। मान्यताओं के अनुसार ऐसे बताया जाता है कि दोस्तों हीरामन नाम का तोता था, वो राजा रतन सिंह को मिला दोस्तों। एक शिकारी उसको लेके आया क्योंकि वो मानव की आवाज़ में बातें करता था दोस्तों, तो उसने दोस्तों रतन सिंह को उस तोते को दिया। रतन सिंह जब उस तोते के साथ अपने बगीचे में विश्राम कर रही थी दोस्तों,
तो उस तोते ने कहा, महाराज यदि आप मुझे मुक्त कर दो तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी सूचना देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं तो उस तोते ने कहा, महाराज यदि आप मुझे मुक्त कर दो या आज़ाद कर दो तो मैं आपको बहुत ही सुंदर सूचना देना चाहता हूँ। तो राजन ने बोला, रतन सिंह ने कि बोलो क्या सूचना देना चाहते हो। तो उसने बोला, महाराज कि जो यहाँ पर भारत के नीचे की तरफ दोस्तों एक देश श्रीलंका है, जैसा कि आपको पता है। तो उसने कहा, दोस्त महाराज कि श्रीलंका द्वीप में एक राजा है गंधर्व सेन, और उनकी रानी चंपावती की पुत्री है पद्मनी। वो बहुत सुंदर है, और आप कहें तो मैं आपकी शादी का प्रस्ताव की बात उनसे कर सकता हूँ। मैं उनका तोता हूँ, तो आप मेरे साथ चलें। तो रतन सिंह को पहले तो उसकी बात पर आश्चर्य नहीं हुआ मित्रों, और रतन सिंह उसकी पर विश्वास करके जैसे तैसे श्रीलंका गए, और उन्होंने पद्मनी को दूर से देखा। ये साधु के वेश में गए और कई सालों तक भटकते रहे, 10-12 साल दोस्तों। और उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर राजन ने इनको बुलाया। इन्होंने राजन से बात की कि मैं ऐसे ऐसे मेवाड़ के समर सिंह का पुत्र रतन सिंह हूँ, जो कि वर्तमान मेवाड़ का राजा हूँ, और मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। इस तरीके से दोस्तों रतन सिंह की शादी पद्मनी से कर दी जाती है। और जो दोस्तों ने पद्मावत जो ग्रंथ था मित्रों, यह दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था सन 1540 ईस्वी में पद्मनी के बारे में। ये जो जिस तरीके की घटनाक्रम मैंने आपको सुनाया है दोस्तों, ये एक प्रकार से याद करने का तरीका है। ऐसी मान्यता दोस्तों पद्मावत ग्रंथ में भी है कुछ ऐसा कि अलाउद्दीन ने पद्मनी की सुंदरता को लेकर के चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राघव चेतन के कहने पर राघव चेतन की नीयत खराब हो गई थी पद्मनी को लेकर, इसलिए राणा रतन सिंह ने इसको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। यानी कि पहले दोस्तों देश निकाला कहते थे इसको, तो मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। और राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का पहला साका मित्रों कब हुआ? तो चित्तौड़ का पहला साका मित्रों 25 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ था मित्रों। चित्तौड़ का पहला साका 25 अगस्त 1303 को हुआ। साका का मतलब होता है मित्रों जिसमें केसरिया एवं जौहर होता है। अब मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा केसरिया क्या होता है दोस्तों। केसरिया तो मित्रों कहते हैं युद्ध करते हुए रण भूमि में मर मिटना मित्रों। यह प्रथा दोस्तों केसरिया करने की प्रथा दोस्तों राजपूतों में थी। साका या जौहर दोस्तों अधिकांशतः राजपूतों में होते थे दोस्तों, जैसा कि मेवाड़, रणथंभौर दोस्तों, जैसलमेर, सिवाना, जालौर आदि जगहों पर दोस्तों साके हुए हैं दोस्तों। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मित्रों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। राजस्थान में 2.5 साके किस दुर्ग में हुए हैं मित्रों? और सर्वाधिक साके किस दुर्ग में हुए? और सर्वप्रथम जो राजस्थान में साका हुआ था वह किस दुर्ग में हुआ था और कब हुआ था मित्रों? तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया कि केसरिया क्या होता है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं जौहर दोस्तों। जौहर क्या होता है दोस्तों? जौहर में सभी राजपूत रानियां जो कि दुर्ग के अंदर होती हैं दोस्तों, जो कि मित्रों सभी राजपूत रानियां जो कि दुर्ग के अंदर होती हैं, वो एक कुंड यानी कि जो कुएं के जैसे आकार का होता है कुंड दोस्तों, उसमें अग्नि का दहन करती हैं। यदि उनको लगता है कि राजा हार गया दोस्तों युद्ध भूमि में लड़ता हुआ, तो सभी राजपूत रानियां या वीरांगनाएं दोस्तों अग्नि का दहन करती हैं कुंड में, और सभी उसमें कूद जाती हैं मित्रों। यानी अपने शरीर को या जिस्म को दोस्तों अग्नि को सुपुर्द कर देती हैं। यानी किसी बाहरी आक्रांता यानी मुस्लिम या अरब आक्रांताओं को अपनी इज्जत यानी रूह आबरू को दोस्तों स्पर्श
नहीं करने देना चाहती दोस्तों। यानी कि उनकी इज्जत, यस, जो सम्मान है दोस्तों, नारी सतत्व, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचे, इसलिए वह अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती हैं दोस्तों। इसे जौहर कहते हैं दोस्तों। जब केसरिया व जौहर दोस्तों दोनों एक साथ हों तो इसे ही शाखा कहते हैं दोस्तों। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा कौन सा दुर्ग था जहाँ पर जौहर तो हुआ, सॉरी दोस्तों, जौहर नहीं, जहाँ केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ दोस्तों, और यह किसके समय हुआ, जिसको अर्ध शाखा भी कहा जाता है दोस्तों। जहाँ केसरिया तो हुआ वहाँ के राजा के द्वारा, वहाँ की रानियों के द्वारा जौहर नहीं किया गया दोस्तों। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मित्रों आगे बढ़ते हैं। गोरा व बादल नामक दो सेना नायकों ने अद्भुत वीरता दिखाई दोस्तों। गोरा तो दोस्तों रानी पद्मिनी के चाचा थे दोस्तों, और बादल भतीजे थे दोस्तों, यानी चाचा भतीजे थे दोनों दोस्तों, गोरा व बादल। अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने किले का नाम खिजराबाद कर दिया दोस्तों। खिजर खां को पहले यहाँ का शासन सौंपा गया दोस्तों, चित्तौड़ का, इसलिए अलाउद्दीन का एक बेटा था खिजर खां, उसको यहाँ का शासन सौंपा गया, जिसके बाद इसका नाम खिजराबाद रख दिया दोस्तों। और उसने अपने बेटे खिजर खां को दे दिया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, खिजर खां को दे दिया, जिसके कारण इसका नाम कालांतर में खिजराबाद पड़ गया। कालांतर में चित्तौड़ का शासन मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया गया दोस्तों। चित्तौड़ का शासन बाद में किसको सौंप दिया गया दोस्तों, तो चित्तौड़ का शासन बाद में मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया गया। मालदेव सोनग्रा जालौर के कानड़ देव सोनग्रा का भाई था दोस्तों। मालदेव कहाँ के शासक थे, मालदेव सोनग्रा दोस्तों, तो ये जालौर के कानड़ देव सोनग्रा के भाई थे। इनको चित्तौड़ का शासन सौंप दिया गया था दोस्तों। मालदेव सोनग्रा को मूछला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। मूछला मालदेव के नाम से किसको जाना जाता है, तो मूछला मालदेव के नाम से जाना जाता है मालदेव सोनग्रा को मित्रों। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया है। यह पुस्तक अवधी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की और कब की, और यह किस भाषा में लिखी गई है, तो आप इसके आंसर दे सकते हो दोस्तों। पद्मावत ग्रंथ की जो रचना थी दोस्तों 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मिनी या मिनी दोस्तों, मिनी, रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह यानी पद्मावत ग्रंथ दोस्तों, यह अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गौरा बादल री चौपाई नामक पुस्तक की रचना हेमरत्न सूरी ने की दोस्तों। क्वेश्चन आता है दोस्तों, गौरा बादल री चौपाई नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो हेमरत्न सूरी ने लिखी दोस्तों, गौरा बादल री चौपाई नामक पुस्तक। मित्रों आगे बढ़ते हैं। हम्मीर, पॉइंट नंबर 5 मित्रों। हम्मीर ने जो दोस्तों मेवाड़ पर शासन किया, ये कब से कब तक किया दोस्तों, तो ये 1326 से 1364 ईस्वी तक दोस्तों। हम्मीर ने मालदेव सोनग्रा के बेटे बनवीर सोनग्रा से चित्तौड़ को छीन लिया। चूँकि ये सिसोदा गांव से आए, इसलिए मेवाड़ के राजा अब सिसोदिया कहलाने लगे दोस्तों। तो हम्मीर थे दोस्तों, ये सिसोदा गांव से आए थे दोस्तों, इसलिए ये अब सिसोदिया कहलाने लगे, जो मेवाड़ की शाखा या वंश था दोस्तों। मेवाड़ में इन्होंने राणा शाखा की स्थापना की दोस्तों। सिंगोली का युद्ध हम्मीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ मित्रों। सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो मित्रों सिंगोली का जो युद्ध हुआ था मित्रों, यह हम्मीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट युद्धों में शेर के समान कहा जाता है मित्रों। अब अधिकांशतः टीचर दोस्तों आपको ये तो बताएंगे कि हम्मीर देव चौहान को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, लेकिन विषम घाटी पंचानन होता क्या है मित्रों, इसको आपको कोई नहीं बताता, क्योंकि मैं कई सारे यूट्यूब चैनलों को देख चुका हूँ मित्रों, इसको कोई नहीं बताता।
तो विषम घाटी पंचानन का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, यह होता है विकट युद्धों में शेर के समान लड़ना दोस्तों, इसे ही विषम घाटी पंचानन कहते हैं। रसिक प्रिया में हम्मीर को वीर राजा कहा गया है। ये जो रसिक प्रिया है दोस्तों, यह महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है दोस्तों। चित विषम घाटी पंचानन भी महाराणा कुंभा ने ही कहा था दोस्तों हमीर सिसोदिया को। चित्तौड़ के किले में अन्नपूर्णा मंदिर यानी बरवड़ी माता का मंदिर का निर्माण हमीर सिसोदिया ने करवाया दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है मित्रों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता के मंदिर का निर्माण महाराणा राणा हमीर सिसोदिया ने करवाया था दोस्तों। बरवड़ी माता मेवाड़ के सिसोदिया वंश की इष्ट देवी है दोस्तों, तथा मेवाड़ के सिसोदिया वंश की दोस्तों कुल देवी कौन सी है? तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश की दोस्तों जो कुल देवी हैं वे हैं दोस्तों बाण माता। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था दोस्तों, राठौड़ वंश की कुल देवी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। मित्रों आगे बढ़ते हैं। राणा लाखा। राणा लाखा को दोस्तों राणा लक्ष्य सिंह राणा लाखा का वास्तविक नाम था। सन 1382 से 1421 तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया दोस्तों। जावर की खान जो कि उदयपुर में दोस्तों, इससे चांदी व जस्ता यानी कि चांदी व सीसा निकलता है दोस्तों। दोस्तों जुड़वा खनिज सीसा यानी जस्ता व चांदी दोस्तों, ये सीसा व जस्ता को कहते हैं। एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। जुड़वा खनिज दोस्तों सीसा एवं जस्ता को कहते हैं, वो भी यहाँ पर चांदी के साथ साथ निकलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चिड़ी मार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया दोस्तों, ऐसी मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है दोस्तों। पिछोला झील जो कि उदयपुर में है मित्रों, यहाँ पर नटनी का चबूतरा है दोस्तों। पिछोला झील के पास में क्या है मित्रों? नटनी का चबूतरा। देखिए दोस्तों नीचे लिखा हुआ है नटनी का चबूतरा पिछोला झील के पास स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में है। कुंभहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया दोस्तों। महाराणा कुंभहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया दोस्तों। ये पॉइंट क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मित्रों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राणा लाखा की शादी मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई यानी रायमल की बहन से हुई दोस्तों। राणा लाखा की शादी मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई से हुई थी मित्रों। इस अवसर पर लाखा के बेटे चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राणा वह ने बनकर हंसाबाई के होने वाले पुत्र को बनाएगा दोस्तों। ऐसी प्रतिज्ञा के कारण कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहते हैं दोस्तों। मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का भीष्म पिता कुंवर चूड़ा को कहते हैं। इस बलिदान के बदले चूड़ा के वंशजों को चूड़ावत हरावल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दोस्तों। अब हरावल क्या होता है? हरावल भाग्य दोस्तों, तो हरावल भाग सेना का अग्रिम भाग होता है मित्रों। हल्दी घाटी के युद्ध में हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें यदि आपने राजस्थान हिस्ट्री को पहले पढ़ रखा है दोस्तों। सलुम्बर नामक सबसे बड़ा ठिकाना इन्हें दिया गया दोस्तों। सलुम्बर नामक बड़ा ठिकाना किसे दिया गया मित्रों? तो ये दिया गया था कुंवर चूड़ा को मित्रों। राजधानी में राणा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का रावत शासन कार्य संभालता था मित्रों। मेवाड़ के शासकों यानी राणा का राज तिलक सलुम्बर का रावत ही करता था दोस्तों। मित्रों
इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मेवाड़ के शासकों यानी राणाओं का राज तिलक कौन करता था दोस्तों? तो सलुम्बर का रावत ही मेवाड़ के राणाओं का राज तिलक करता था दोस्तों। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम मोकल को आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं मित्रों। आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों, और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाकर लाएं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों।